हाय गाइज, आई एम सी के टैलेंट। माय यूट्यूब चैनल सी के टैलेंट जोन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको वर्ग 12वीं के हिंदी विषय का प्रथम काव्यखंड बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए काफ़ी दिलचस्प होगा। प्रथम काव्यखंड है आपका करवक, जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा। तो इसमें हम दो आधार पर पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कवि के बारे में, और कवि के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कविता के बारे में। तो चलिए पहले हम आपको मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में बताते हैं। इनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी। इनके जो पिताजी थे वो मलिक शेख ममरेज। इनका जो जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में, और वो भी अनुमानित माना जाता है। मतलब 1492 से हो सकता है पहले हुआ होगा, हो सकता है बाद में हुआ, लेकिन आज इन 1492 के ही आसपास इनका जन्म हुआ था, जो अभी तक अनुमानित है। और जन्म हुआ था वह जो था उत्तर प्रदेश के जायस नामक जगह पर हुआ था। और इन्होंने अपने जन्म स्थान के नाम पर ही अपने नाम में एक टाइटल जोड़ लिए, जायसी। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1548 ईस्वी में, वो भी अनुमानित है। इनका जो व्यक्तिगत रूप था वो चेचक से रूपहीन थे। मतलब बचपन में इन्हें चेचक हो गया था। चेचक हो जाने के कारण इनका चेहरा जो है खराब हो गया, जिसके कारण रूपहीन हो गए। एक कान से वंचित थे और एक बाएं आँख से वंचित थे। मतलब इन्हें एक कान से भी सुनाई नहीं देता था और एक आँख से भी दिखाई नहीं देता था। इनकी कृतियाँ की बात कर ले तो इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी, जिसमें पद्मावत, अखरावट, कन्हावत, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि रहा। जायसी जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, और उसमें भी निर्गुण भक्ति धारा के यह जो थे प्रेम मार्गी कवि थे। यानी कहे तो यह जो थे प्रेम के पीर कवि थे। करवक खंड मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत के एक छोटे से खंड से लिया गया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने रूप और गुण के बारे में बताए हैं। इस संसार में रूप और गुण दोनों विद्यमान है, लेकिन अगर हम रूप को लेकर के चलते हैं तो उसकी पूजा या उसका मान सम्मान तब तक होता है जब तक कि उसके चेहरे पर रूप विद्यमान है। लेकिन गुण की पूजा तब तक होती है जब तक इस संसार रहेगा, तब तक हमारे चले जाने के बाद भी हमारे गुण की पूजा होती रहेगी। इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी ने करवक चैप्टर में रूप और गुण की चर्चा की। तो चलिए करवक के प्रथम खंड का प्रथम लाइन है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जय कवि सुनी। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि एक नैन, कि मैं एक नैन का हूँ, कवि मोहम्मद गुनी, लेकिन एक नैन के होते हुए भी मैं गुणवान हूँ। सोई बिमोहा जय कवि सुनी, और जिसने भी मेरी कविता को सुना वो मुझसे मोहित हो गया है, वो मुझसे प्रेम करने लगा है, क्योंकि मैंने अपने कविता को रूप से ज़्यादा गुण को ध्यान में रख कर के रचा है। फिर अगली लाइन में मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किन्ह उजियारा। कि भगवान ने मुझे इस धरती पर चांद जैसा उतारा था, लेकिन जैसे चांद में एक दाग है वैसे मुझ में भी एक दाग है कि मैं कुरूप हूँ। चेचक के कारण मेरा चेहरा कुरूपहीन हो गया है। मैं एक कान से वंचित हूँ, मैं एक आँख से देख नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके होते हुए भी मैं गुणवान हूँ, जिसकी सहायता से मैंने पूरे संसार को निहारा है, पूरे संसार को परखा है। इसलिए चांद में जैसे एक दाग है वैसे मुझ में भी एक दाग है। फिर चलिए अगली लाइन क्या कहते हैं। जग सूझा एक नैनाहा, उबा सुख अस नखतन माहा। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मैंने पूरे जग को, पूरे संसार को एक ही नैन से देख लिया है। ठीक उसी तरह जिस तरह आकाश के नक्षत्र के मध्य में अकेला शुक्र जो है उदित होता रहता है, चमकता रहता है, ठीक उसी तरह मैंने भी एक आँख से होते हुए पूरे संसार को निहारा है। फिर अगली लाइन में मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि जौ लही अम्ब ही डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कहते हैं कि जब तक आम में डाव नहीं होता है ना,
जब तक आम में मोजर नहीं होता है ना, मंजूरी नहीं ना होता है, जब तक उसमें नुकीलापन नहीं ना आता है, तब तक उसमें मिठास नहीं बढ़ता है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। यानी आम में सुगंध तभी ही आता है जब आम में डाब होता है। फिर अगली लाइन के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि किन्हा समुद्र पानी जो खारा तो अति भयु असुज अपारा, कि इतने बड़े समुद्र है, इतना विशाल समुद्र है, फिर भी ईश्वर ने इसके जल को खारा बना दिया है, जिस वजह से यह असुज और अपार है। अगर इस इतना बड़ा विशाल होने के बावजूद भी इसके पानी से एक पशु या पक्षी अपनी प्रखर प्यास नहीं बुझा सकता है, अपनी प्यास को नहीं मिटा सकता है, जिस वजह से यह इतना असुज और अपार है। फिर अगली पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा, यानी जब तक सुमेरु पर्वत को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से नष्ट नहीं किया था, तब तक वह पर्वत जो है सोने का नहीं हुआ था। अर्थात उस पर्वत को कंचन के समान बनाने के लिए, सोने के समान बनाने के लिए भगवान शिव को जो है से सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश करना पड़ा था। फिर अगले लाइन के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा कांच होई नहीं कंचन करा, कि जब तक घड़ी को, घड़ी मतलब होता है घड़िया, घड़िया मतलब होता है सोने गलाने वाला पात्र। जब आप सोनार की दुकान पर गए होंगे तो देखे होंगे उसके पास एक गैस सिलेंडर रखा हुआ, उस पर एक बर्तन चढ़ा हुआ, वो बर्तन को घड़िया बोला जाता है, जिसमें सोना को गलाया जाता है। तो कह रहे हैं कि जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कि जब तक उस घड़िया में सोने को रखकर गलाया नहीं जाता है, जलाया नहीं जाता है, तब तक शुद्ध सोना प्राप्त नहीं होता है। यानी शुद्ध सोना प्राप्त करने के लिए घड़िया में सोने को रख करके गलाया जाता है। चलिए फिर अब आपका लास्ट प्रथम खंड का लास्ट लाइन है कि एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गए मुख जो भी कई जाओ। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि एक नैन, कि मैं एक नैन के होते हुए भी जस दर्पण, दर्पण के समान हूँ, औते ही निर्मल भाव, और एकदम स्वच्छ और निर्मल भाव वाले, जैसे दर्पण एक स्वच्छ और निर्मल भाव वाला होता है, ठीक उसी तरह मैं भी एक स्वच्छ और निर्मल भाव वाला हूँ। सब रूपवंत गहे मुख जो भी कई चाहो, और मेरी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग भी मेरी चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा व्यक्त करते रहते हैं। यानी मैं जब भी जहाँ से भी गुजरता हूँ, बड़े बड़े रूपवान लोग भी हमारी राह ताकते रहते हैं, हमारी प्रतीक्षा करते रहते हैं, मेरी इसी गुण की वजह से। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।